Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम के हम अंदर जाएंगे आज, क्योंकि इससे पहले हम पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे एक टॉपिक के डीप में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि आपने सिलेबस डाउनलोड किया है तो आप इसे देखिए। ठीक है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है और कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सूक्ष्म के बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, और इसके बाद हम जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ ना लें, क्योंकि यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। तब आगे हम यहाँ पे आएंगे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ये टॉपिक जो दिया गया पहला, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध तरीके से जब हम चलेंगे तो हम जो सामान्य जीव विज्ञान है, ठीक है, जो सामान्य जीव विज्ञान है, इसके टॉपिक्स को हम बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो आप भी इसे अच्छे से कैप्चर करेंगे और एक फ्लो में जब चलती है चीज़ें तो आसानी से समझ में आती है और आसानी से याद भी रहती है। तो वर्गीकरण के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे, फिर हम सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पढ़ेंगे, फिर बाद में सेल पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है और इस प्रकार से ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं आपको लेक्चर से पहले बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अब जीवन की उत्पत्ति का टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस, जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। आगे जो जगत पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटिस्टा जगत, यानी किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले मोनेरा को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये वाला जो फ्लो चार्ट हो आप देख सकते हैं, मोनेरा हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जगत 1। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में है प्रोटिस्टा, जो कि है यूकैरियोट के अंतर्गत, एक कोशिकीय के अंतर्गत आता है ये। और बहुकोशिकीय के अंतर्गत ये आएंगे कौन कौन से, जगत 3 कवक और पादप। ठीक है, और कोशिका भित्ति रहित वाले, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है, बहुकोशिकीय जो है वो आएंगे एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया यानी जगत 5। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है चल रहा है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रारंभिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीव मतलब जिनमें उन जीवों में एक कोशिकीय संरचना भी हो सकती है और बहुकोशिकीय संरचना भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों इसमें हो सकती है, लेकिन यदि हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो उसमें हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, इनमें केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। केंद्रक होता है और क्या होते हैं इसमें, झिल्ली युक्त कोशिकांग। इन जीवों को प्रोटिस्ट
या इंग्लिश में प्रोटिस्ट, ठीक है, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है, प्रोटिस्ट कहा जाता है। अधिकांश प्रोटिस्ट एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। अधिकांश की बात करें तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, परंतु कुछ प्रोटिस्टा जैसे शैवाल ये बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। शैवाल किसके अंतर्गत आएंगे, बहुकोशिकीय के अंतर्गत, ठीक है। सरल कोशिकीय संरचना के कारण प्रोटिस्टा जगत के जीवों को पादप, जंतु या कवक आदि वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अधिकांश प्रोटिस्ट जल में पाए जाते हैं तथा कुछ प्रोटिस्ट आर्द्र भूमि एवं जंतुओं व पादपों के शरीर में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हमने देखा यहाँ पे आर्द्र भूमि में, जंतु व पादपों के शरीर में ये पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। पहला है जंतु सम प्रोटिस्ट, इंग्लिश में इससे कहेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। पादप सम प्रोटिस्ट, इंग्लिश में कहेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। कवक सम प्रोटिस्ट, फंगी लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। जंतु सम प्रोटिस्ट हम देखते हैं सबसे पहले, इन्हें प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतु सम प्रोटिस्ट की जगह यदि आपको प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इन्हें प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है जिन्हें जीवन के लिए जल अथवा आर्द्र मृदा यानी मॉइस्ट सॉइल की आवश्यकता होती है। अधिकांश जंतु सम प्रोटिस्ट विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं तथा कुछ परजीवी, इंग्लिश में इसे पैरासाइट कहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज बात ध्यान में रखना है कि हेटेरोट्रॉपिक और जो पैरासाइट वाले होते हैं उसमें फर्क क्या है। दोनों ही दूसरे पे आश्रित तो रहते हैं, लेकिन इसमें फर्क बहुत ही मेजर डिफरेंस जो आपको याद रखना है। जानेंगे इन दोनों के बारे में। Every non-autotrophic organism which depends on other for their food is called heterotrophs। जो हर एक वो जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। हेटेरोट्रॉप कहलाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल लेता है, ठीक है। यानी विषमपोषी इसको बोलेंगे, विषमपोषी या परपोषी, ठीक है। ये से कह सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये लेंगे। और ये पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों पे ही डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। होस्ट से ही ये लेते हैं, जिससे ये पोषण ले रहे हैं उससे पोषण लेते हैं, साथ ही साथ उसको हानि भी पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, हानि, क्षति पहुंचाते हैं। और कभी भी इतनी हानि पहुंचा देते हैं उसको जान निकाल कर रख देते हैं, मतलब उसको इतनी हानि पहुंचा देंगे कि वो जीव जिससे ये पोषण ले रहे हैं उसको मार डालते हैं, ठीक है, उसको मृत कर देते हैं। इतनी हानि ये पहुंचा देते हैं पैरासाइट जो होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फर्क है। यहाँ पे जंतु सम प्रोटिस्ट के अंतर्गत हम देखेंगे अमीबा, पैरामीशियम आदि, ठीक है, जंतु सम प्रोटिस्ट में। पादप सम प्रोटिस्ट हम देखते हैं, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट यानी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, ठीक है। पादप सम प्रोटिस्ट को प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये जल में रहते हैं, इनमें वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियां नहीं पाई जाती, परंतु संचलन के लिए इनमें कशाभिकाएं यानी फ्लैगली, यहाँ पे देखिए ये संचलन के लिए कशाभिकाएं यानी फ्लैगली ये रहती है, यानी ये मूवमेंट के लिए रहती है, ठीक है। मूवमेंट के लिए ये संरचनाएं इनकी रहती है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम भूरे एवं नील हरी शैवाल और यूग्लिना आदि। ये देखिए इसका एग्जांपल, भूरे और नील हरी शैवाल इसके अंतर्गत आएंगे इसके पादप सम प्रोटिस्ट में। इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या नहीं है। यहाँ पे जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती है। आप इसमें देखेंगे जड़, तना, पत्ती इसमें है क्या, नहीं है, ठीक है। ये नील हरी शैवाल में नहीं रहती है। अगला है कवक सम प्रोटिस्ट। ये मृत एवं अपशिष्ट पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इससे मृत और अपशिष्ट पदार्थों से, इसलिए इन्हें अपघटनी प्रोटिस्ट यानी डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। अपघटनी प्रोटिस्ट ये एक कोशिकीय होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति हम सेल वाले टॉपिक्स में जो हमने इससे पहले टॉपिक्स पढ़े थे वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सेल का, तो वहाँ पे आप समझ गए हो कोशिका भित्ति क्या होती है। और कोशिका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों में फर्क आप समझ गए होंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं कवक सम प्रोटिस्ट में वाटर मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स आदि, ठीक है। वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स कवक सम प्रोटिस्ट के उदाहरण है। अगला हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ये 5 चीजें हम देखने वाले हैं। कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, इंग्लिश में से बोलेंगे। कोशिकांग हम देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या आता है इसमें देखेंगे। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इंग्लिश में से कहेंगे। पोषण यानी न्यूट्रिशन इंग्लिश में से कहेंगे। ये हम देखेंगे किस प्रकार से ये होते हैं।
कोशिका संरचना के अंतर्गत हम बात करें तो इनमें इनके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली तथा सेल्यूलोज, प्रोटीन एवं सिलिका की बनी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसमें दोनों होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति बाहर होती है और कोशिका झिल्ली ये अंदर वाली होती है, ठीक है, थोड़े से अंदर में रहती है, कोशिका भित्ति एकदम बाहर होती है। तो ये कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज, प्रोटीन एवं सिलिका इसकी बनी होती है कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा जगत के जीवों में, ठीक है। अब कोशिकांग की यदि बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं और इसमें 80S राइबोसोम होते हैं। 80S राइबोसोम किसमें होते हैं? जो याद रखिए, ये देखिए, जो प्रोकैरियोटिक रहेंगे उसमें रहते हैं 70S, ठीक है, 70S वाले राइबोसोम रहते हैं, और जो यूकैरियोटिक जो रहेंगे उसमें रहेंगे 80S राइबोसोम। यूकैरियोट्स जो रहेंगे उसमें 80S राइबोसोम रहेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में जो बाकी की 4 जगह थे जो हमने यहाँ पे देखे, उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, इसमें कवक, पादप जगत, पादप, एनिमेलिया, ये 3 और ये प्रोटिस्टा 4, ठीक है। ये चारों में 80S राइबोसोम मतलब ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं। तथा चलनशील अंग के लिए पक्षमाभ तथा कशाभिका पाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये चलन के लिए ये पाए जाते हैं, ठीक है, पक्षमाभ इसे बोलेंगे, या फिर इसे कशाभिका भी कहते हैं, ठीक है। हरित लवक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवों में आंतरिक थाइलेकॉइड सहित हरित लवक होता है, ठीक है। किसका सहित? थाइलेकॉइड सहित हरित लवक उसमें होता है। और प्रजनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, दोनों ही प्रकार का, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों। पोषण की बात करें तो ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी प्रोटिस्टा जगत के जो जीव रहते हैं वो, ठीक है। तो ये इसके हमने प्रोटिस्टा जगत के लक्षण पढ़े और इसके बारे में जो इसका वर्गीकरण वो भी हमने देखे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब आगे जो है वो है कवक जगत। कवक जगत यानी किंगडम फंगी किसके अंतर्गत है ये फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, किंगडम फंगी है जगत 3 में, ठीक है। ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत आएंगे, ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत जगत 3 में, ठीक है। जगत 3 में ये है फंगी जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति होती है, ये हम पढ़ने वाले जगत 3 कवक के बारे में। तो कवक हम देखेंगे यहाँ पे। कवक यानी इंग्लिश में फंगी यूकैरियोटिक जीव है जिनमें संवहनी ऊतक तथा हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या नहीं पाए जाते? हरित लवक नहीं पाए जाते हैं और संवहनी ऊतक, हरित लवक यहाँ पे नहीं पाए जाते, तो ये प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे इनका नहीं होता, यानी प्रकाश संश्लेषण इनमें नहीं होगा। ये देखिए फिर से इसमें मैं लेकर चलता हूँ आपको। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं वो कवक है, यानी जगत 3 के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम अभी देख रहे हैं, ये इस प्रकार से चाहिए। और कवकों की कोशिकाएं काइटिन की एवं सेल्यूलोज से निर्मित होती है, काइटिन और सेल्यूलोज से निर्मित होगी इनकी कोशिकाएं जो रहेगी, कवकों की कोशिकाएं। इस संघ के अंतर्गत यीस्ट एवं मोल्ड्स जैसे मशरूम, ठीक है, जैसे सूक्ष्मजीवों को शामिल किया जाता है। इनको शामिल करेंगे, यीस्ट और मोल्ड जैसे मशरूम, इनको शामिल करेंगे, ठीक है। कवक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर तथा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित न होकर थैलस के रूप में विकसित होता है। इसके रूप में होता है थैलस, ठीक है। इसके विपरीत बहुकोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर धागे की संरचनाओं से निर्मित होता है। जो बहुकोशिकीय रहते हैं, इसके विपरीत बहुकोशिकीय कवकों का शरीर एक धागे के समान संरचनाओं से निर्मित होता है, जिन्हें हाइफे कहा जाता है। हाइफे, यहाँ पे देखिए, एक कोशिकीय की संरचना कैसी होती है? थैलस होती है। दूसरी जो बहुकोशिकीय होते हैं उनकी संरचना होती है हाइफे। आगे हम डिस्कस करते हैं कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। अवशिष्ट पदार्थों को अपघटन में इनका उपयोग हम देखेंगे, भोजन के रूप में उपयोग देखेंगे, उद्योगों में उपयोग यहाँ पे देखने वाले, एंजाइम का निर्माण के संदर्भ में देखेंगे, और विटामिन संश्लेषण और प्रतिजैविकों के निर्माण के अंतर्गत कवकों का आर्थिक महत्व हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। म्यूकर, राइजोपस, मार्शेला आदि मृतोपजीवी कवक जंतु एवं पादपों के अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं।
ठीक है, ये आप याद रखें, म्यूकर, राइजोपस और मॉर्सेला। ये किसका अपघटन करते हैं? आदि मृतोपजीवी कवक, आदि जो मृतोपजीवी कवक है वो जंतुओं एवं पादपों के अवशिष्ट पदार्थों का ये अपघटन करते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला आर्थिक महत्व है भोजन के रूप में प्रयोग, यूज एज फूड, मॉर्सेला अगेरिकस अथवा मशरूम, मशरूम इससे बोलेंगे, आदि कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। मशरूम हम सभी यूज करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा मशरूम ये भोजन के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उद्योगों में उपयोग, यूजेस इन इंडस्ट्री, एस्परजिलस पेनिसिलियम का उपयोग पनीर में, पनीर उद्योग में, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में, सैकेरोमाइसिन सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में, तथा म्यूकर व साइट्रोमाइबिन का उपयोग साइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। तो ये इन उद्योगों में यहाँ पे इसका यूज होता है कवक का। तो ठीक है, किस उद्योग में किसका यूज होता है ये आप याद रखिए, और ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि किस उद्योग में कौन से कवक का यूज होगा। एंजाइम्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स हम देखते हैं यहाँ पे, एस्परजिलस ओराइजे नामक कवक से एमाइलेज, ईस्ट से इन्वर्टेज तथा पेनिसिलियम से पैक्टिनेज नामक एंजाइम का निर्माण किया जाता है। इतने एंजाइम यहाँ पे बनते हैं, कौन कौन से, फिर से रिपीट करते हैं, एस्परजिलस ओराइजे नामक कवक से एमाइलेज, और ईस्ट से इन्वर्टेज तथा पेनिसिलियम से पैक्टिनेज नामक एंजाइम का निर्माण यहाँ पे होता है। विटामिन का संश्लेषण के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे, यानी सिंथेसिस ऑफ विटामिन के बारे में, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसिकस से विटामिन B12, ईस्ट से विटामिन डी तथा अस्बिया गॉसिपी से विटामिन B2, राइबोफ्लेविन का संश्लेषण यहाँ पे किया जाता है। कितने संश्लेषण यहाँ पे होते हैं इतने विटामिन का। अगला बात करेंगे प्रतिजैविकों के निर्माण में, यानी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन आदि प्रतिजैविक विभिन्न कवकों से तैयार किए जाते हैं। इतने जो प्रतिजैविक है यहाँ पे हमने देखे वो विभिन्न प्रकार के कवकों से यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं इनका, और ये प्रतिजैविक का निर्माण में इनका आर्थिक महत्व है। ठीक है, कवकों का आर्थिक महत्व हमने यहाँ पे देखा। अब कवकों से हानि यहाँ पे हम देख लेते हैं। कवकों से हानि क्या क्या हो सकती है? हार्म्स ऑफ फंगी, विभिन्न पादप रोग इसमें होते हैं, विभिन्न जंतु रोग भी इससे होते हैं, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्षति पहुंचाते हैं। ये तीनों चीजें हम देखने वाले। सरसों में सफेद किट रोग यानी व्हाइट रस्ट, ये देखिए यहाँ पे ये व्हाइट रस्ट जो यहाँ पे दिख रहे हैं, व्हाइट रस्ट यानी सफेद किट रोग। आलू में अंगमारी रोग, ठीक है, आलू में अंगमारी रोग होता है इसमें, और चने का विल्ट रोग आदि विभिन्न पादप रोग कवकों द्वारा होते हैं। तो कवक द्वारा होने वाले रोग आप याद रखिए, सरसों में सफेद किट रोग होगा, आलू में अंगमारी रोग यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, जो ब्लाइट हो जाते हैं यानी भूरे भूरे टाइप से हो जाते हैं, इस प्रकार से रहता है उनका, मतलब जो कलर रहता है उससे ब्लाइट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इसमें रहता है ये रोग। चने का विल्ट रोग, विल्ट डिसीज ऑफ ग्राम आदि विभिन्न पादप रोग जो होते हैं कवकों द्वारा होते हैं। विभिन्न जंतु रोग इसकी बात करें तो वेरियस एनिमल डिसीज, पादपों के साथ साथ कवक जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में फेफड़ों में संबंधित रोग एस्परजिलोसिस, दाद, नाखूनों में भूरापन, दिमागी बुखार आदि रोग, तथा पशुओं में एथलीट फुट, म्यूकोमाइकोसिस, पेनिसिलोसिस आदि रोग विभिन्न प्रकार के कवकों द्वारा होते हैं। तो इतने रोग यहाँ पे होते हैं कवकों से। ठीक है, जंतुओं को यानी पशुओं को और जो इंसानों में, ठीक है, मनुष्यों में कौन कौन से रोग यहाँ पे होते हैं वो आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये MCQ में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, MCQ वगैरह में कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कि कवकों से बताइए इनमें से कौन सा रोग होगा, या फिर ये रोग किसके द्वारा होगा। तो कवक से होने वाले रोग ये आपको याद रखने। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्षति पहुंचाते हैं, हार्म्स टू वेरियस थिंग्स, विभिन्न प्रकार के कवक कपड़ों, चमड़े, कागज व लकड़ी से बनी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। ये जो कवक रहते हैं वो, ठीक है, कवक आपने देखा कभी फफूंद वगैरह लग जाती है तो ये खराब होने लगते हैं। ठीक है, फफूंद वगैरह जो लगती है तो कपड़े में फफूंद लगी तो खराब होने, चमड़े में लगती है, कागज में लगती है, और लकड़ी से बनी वस्तुओं में लगती है। जैसे सोफे वगैरह में आप देखो कभी फफूंद वगैरह लग जाती है पानी वानी के चक्कर में, तो वहाँ पे ये इनसे इनको क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हार्म्स टू वेरियस थिंग्स को ये क्षति पहुंचाएंगे कवक। लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइकेन यह दो पूर्णतः विभिन्न वनस्पतियों से निर्मित एक द्वैध पौधा है। ठीक है, दो विभिन्न वनस्पतियों से निर्मित है ये पौधा लाइकेन जो है, ये आप देख सकते हैं। लाइकेन एकल जीव नहीं है बल्कि ये संयुक्त जीव है।
कैसा है, संयुक्त जीव है। यह कवक, फंगी तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंध का परिणाम है। ठीक है, सहजीवी संबंध इसमें हुए, इसमें कवक और शैवाल इन दोनों में, उसके संबंध का परिणाम है लाइकेन। लाइकेन का मुख्य भाग कवकों से निर्मित होता है, जो शैवाल के ऊपर एक तंतुवत आवरण रहता है। ठीक है, शैवाल के ऊपर तंतुवत आवरण का निर्माण करते हैं। क्या है, लाइकेन के मुख्य भाग कवकों से निर्मित होता है, जो शैवाल के ऊपर एक तंतुवत आवरण का निर्माण करते हैं। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि मृदा से प्राप्त करने में मदद करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। कवक एवं शैवाल के मध्य यह सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहलाता है तथा लाइकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लाइकेनोलॉजी ये कहलाएगी। इसके अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है लाइकेनोलॉजी इंग्लिश हिंदी दोनों में वही है। और लाइकेन के प्रकार हम देख लेते हैं आकार एवं संरचना के आधार पर। तो क्रस्टोज यहाँ पे है पहला आकार, फोलियोज है और तीसरा है फ्रूटिकोस। ये तीन इसके प्रकार हैं, तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। क्रस्टोज लाइकेन ये इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये लाइकेन मुख्यतः द्विआयामी होते हैं। इनमें थैलस अत्यंत चपटा होता है, जो आधार स्तर से पूर्णतः जुड़ा है। ठीक है, जो आधार स्तर है इससे पूर्णतः थैलस जुड़ा रहेगा और यह एक परपटी क्रस्ट के समान दिखाई देती है। ठीक है, जो परपटी रहती है ना, ठीक है, जो पृथ्वी में परपटी रहती है उसके आकार ये दिखाई देता है। ठीक है, ये ऊपर पूर्णतः ये जुड़ा है इससे, तो ये एक परपटी के आकार का दिखाई देता है। फोलियोस लाइकेन हम देंगे। लाइकेन संरचनात्मक रूप से पत्ती के समान होता है। ये देखिए पत्ती वगैरह, पत्ती ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये अपने आधार स्तर से शिथिलता से जुड़े होते हैं, मतलब थोड़े कमजोर होते हैं। आधार स्तर थोड़ा हवा या फिर कुछ इस प्रकार से चीजें, क्या कुछ बाह्य कारक वगैरह लग गया तो जल्दी से ये यहाँ से हट जाते हैं, मतलब वहाँ जिस स्थान पे वहां से हट जाएंगे, तो ये शिथिलता से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अगला है फ्रूटिकोज लाइकेन। ये है यहाँ पे फ्रूटिकोज लाइकेन। तो यहाँ पे ये लाइकेन क्रस्टोज एवं फोलियोज की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। इनमें कोई विशिष्ट शीर्ष अथवा मूल संरचना नहीं होती है। इनमें देखिए ये इस प्रकार के होते हैं, इनमें कोई शीर्ष अथवा मूल संरचना नहीं होती है। इनमें बहु शाखाएं यानी मल्टीपल ब्रांचेस होती है, जो छोटी झाड़ी के समान सीधे अथवा नीचे की ओर लटकी हुई हो सकती है। ये देखिए ये छोटी झाड़ी है, जिस प्रकार रहती है ये ऐसे ही ये दिखती है, ये फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइकेन का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। प्रदूषक सूचक है ये और भोजन एवं चारे के रूप में प्रयोग इसमें होता है। संश्लिष्ट रंगों के निर्माण में इसका यूज होता है। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये लाइकेन का आर्थिक महत्व। प्रदूषक सूचक लाइकेन वातावरणीय प्रदूषक के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ये प्रदूषण युक्त स्थानों जैसे शहरों में, कस्बों में, औद्योगिक क्षेत्रों आदि में नहीं उग सकते, क्योंकि इन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है। यानी ये साफ सुथरा रहने वाले। ठीक है, जो लाइकेन रहते हैं वो प्रदूषण में नहीं रह सकते, उनको प्रदूषण रहित जगह चाहिए, तो वहाँ पे होंगे। जैसे शहरों में ये नहीं रह सकते, कस्बों में नहीं रहेंगे, औद्योगिक क्षेत्रों में ये नहीं पाए जाते। तो लाइकेन बहुत ही क्या बोलते हैं, शाकाहारी से भी उच्च क्वालिटी के वाले, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो प्रदूषण वाले जो है उस क्षेत्रों में नहीं रहेंगे, यानी शाकाहारी से भी ऊपर वाले के लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई नहीं, थोड़ी सी मजाक मस्ती चलते रहने चाहिए। भोजन एवं चारे के रूप में प्रयोग यहाँ पे देखेंगे। यूज एज फूड एंड फॉडर। लाइकेन विभिन्न जीवों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। घुन, झिल्ली, इल्लियां, दीमक आदि लाइकेन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन कौन से घुन है, इल्लियां हैं और दीमक लाइकेन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जाइरोफोरा एस्क्यूलेंटा चीन तथा जापान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं सेट्रेरिया आइसलैंडिका का प्रयोग आइसलैंड एवं स्कैंडिनेवियाई देशों में किया जाता है। ये अन्य प्रकार के लाइकेन है, इसमें किया जाता है। एंडोकार्पन का प्रयोग जापान में सब्जी के रूप में किया जाता है। ये एंडोकार्पन जापान सब्जी के रूप में किया जाएगा। और परमेलिया अथवा रॉक फ्लावर का प्रयोग हाँ अब इंडिया के बाद आ रही है। ठीक है, दक्षिण भारत में सालन यानी करी बनाने में किया जाता है, करी। ठीक है, संश्लिष्ट रंगों के निर्माण में फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक कलर्स। ऑर्किल रॉक्सेला लेकानोरा नामक लाइकेन से नीले रंग का निर्माण किया जाता है। कुछ लाइकेन चमड़ा उद्योग में टैनिंग के लिए ऊनी एवं रेशम वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला विभिन्न औषधियों के स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं सोर्स ऑफ वेरियस मेडिसिन।
लाइकेनों का प्रयोग बहुत पहले से ही ज्वर, पीलिया, हैजा एवं त्वचा संबंधी विभिन्न रोगों के उपचार हेतु किया जाता रहा है और विभिन्न लाइकेन एवं उनकी औषधीय महत्व यहाँ पे दिए गए हैं। लाइकेन और उनके उपयोग यहाँ पे देख लेते हैं। लोबेरिया पल्मोनेरिया तथा सेट्रेरिया आइसलैंडिका, ये उनका उपयोग हम देखेंगे। तो श्वसन संबंधी रोगों के आधार हेतु ये किया जाता है, जैसे विशेषता टीबी में इसका उपयोग होता है, टीबी के रोग के उपचार में। यूसनिया बर्बटा, बालों की दृढ़ता के लिए इसका उपयोग करते हैं। जेंथोरिया पेरिएनिटा, ठीक है, ये पीलिया के उपचार में इसका उपयोग करते हैं। क्लेडोनिया ज्वर में उपचार करते हैं, ज्वर मतलब बुखार में इसका यूज करते हैं और ये बुखार इससे मतलब बुखार का इसमें उपचार किया जाता है क्लेडोनिया का। तो ये हमने इसके उपयोग देख लिए लाइकेनों का आर्थिक महत्व के, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, ठीक है। एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।